रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 27 और लेक्चर नंबर 27 का डोमेन 4 है, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। हम बहुत स्पीड से इस डोमेन को स्किम थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह यह है कि इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो हम लोगों को ऑलरेडी आते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं आते तो उर्दू IT अकेडमी पे उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले आ जाता है पिंग ऑफ डेथ, ठीक है। पिंग जिस तरह आपको पता है कि एक प्रोटोकॉल यूज़ करता है जिसे हम कहते हैं ICMP, ठीक है। और ICMP प्रोटोकॉल जो सा है वो कोई पोर्ट शोट नहीं यूज़ करता, जिस तरह हमारे नॉर्मल FTP या SSL या HTTP या DNS प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे होते हैं। ये कोड यूज़ कर रहा होता है, ठीक है। तो मैं आपको एक पिंग का पैकेट भेजता हूँ, ठीक है, और आपके पास से रिप्लाई लेकर आता है वो पैकेट कि हाँ जी वो PC अप है या डाउन है, ठीक है। उसके अंदर फिर फर्दर बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती है। आप पिंग लिख के एंटर दबाएं तो आपको पता चल जाएगा। उसकी एक इंटरेस्टिंग कमांड जो मैंने रात को रन की है, पिंग -T, ठीक है। कॉन्टीन्यूस पिंग के लिए -L लेंथ, और ये 65,500 बाइट्स का पैकेट जो सा बनाता है और फेंक देता है। ये बहुत बड़ा पैकेट होता है, ठीक है, ठा करके जाके बंदे को लगता है, ठीक है। अब अगर एक ही PC जो सा है वो बैठा हुआ और उसको 15-20 PC इस तरह का पैकेट भेज रहे हैं, तो वो PC को कहेंगे हम उस पर पिंग ऑफ डेथ का अटैक हो गया, ठीक है। उस पर बहुत सारे पिंग होने शुरू हो गए। बहुत अर्सा पहले, कोई 6 साल पहले जब फेसबुक नई नई बनी थी, कुछ उस पर मटेरियल ऐसा पड़ा हुआ था, लोग हैप्पी नहीं थे, लोगों ने पिंग अटैक करने शुरू कर दिए थे, ठीक है। उसको फिर अवॉइड करने के बहुत सारे तरीक़ेकार होते हैं, ठीक है। ये पिंग ऑफ डेथ अटैक होता है, ठीक है। एक और टाइप का अटैक होता है, इस कॉल्ड ICMP रीडायरेक्ट अटैक, ठीक है। ICMP वही पिंग का जो प्रोटोकॉल है उसके अंदर एक रीडायरेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। रीडायरेक्ट ऑप्शन ये होता है कि ये मेरा PC है, ठीक है, और ये अपने डिफ़ॉल्ट गेटवे रूटर पे बैठा हुआ है, और रूटर इसको कहता है कि भाई अच्छा तुम पता क्या, ऐसा करो कि तुम्हें मैं रीडायरेक्ट बताता हूँ, और तुम ये अपनी सारी पैकेट जो इंटरनेट पे जाने वाली है ना वो इस स्विच के ज़रिए भेजो या इस डिवाइस के ज़रिए भेजो। तो वो उठा के इसको भेजना शुरू कर देता है और उसके बाद आगे कहीं और जाना शुरू हो जाता है ट्रैफिक। हैकर इस चीज़ को लेवरेज करता है ICMP रीडायरेक्ट को यूज़र या विक्टिम के PC को बताने के लिए कि हाँ भाई ट्रैफिक तुमने इस मशीन से भेजनी है, और एक्चुअली ये मशीन जो सी है वो हैकर के कंट्रोल में है। तो इसके ज़रिए वो मैन इन द मिडल जो सा है अटैक कर लेता है, ठीक है। तो ICMP रीडायरेक्ट, नॉर्मली आप ICMP रीडायरेक्ट जो से अपने डिफ़ॉल्ट गेटवेज पे डिसेबल भी कर देते हो, ठीक है। आप कहते हो नहीं भाई ICMP रीडायरेक्ट अलाउ नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद पिंग को स्कैन करने के लिए बहुत फेमस टूल Nmap के नाम पे यूज़ होता है। आप लोगों ने ज़रूर नाम सुना होगा, नहीं सुना हो तो इस पर ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। नथिंग टू डू विद द CISSP, ठीक है। और वंस अगेन जब आप Nmap रन कर रहे हो तो बड़े ध्यान से रन कर रहा है। उसकी वजह यह है कि आप किसी के नेटवर्क को एक्सीडेंटली डैमेज ना करें, ठीक है। Nmap के ज़रिए आप बहुत सारी कमांड्स फाइंड तरीके यूज़ कर सकते हैं। Nmap के अंदर एक स्विच है कि अगर आपको रिमोट PC का ऑपरेटिंग सिस्टम मालूम करना है तो आप वो रन करते हैं तो वो आपको उस रिमोट PC का ऑपरेटिंग सिस्टम ला के दे देता है। आपने मालूम करना है कि उस पर कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है ताकि आप अंदाज़ा लगा सके इस पर किस किस्म का अटैक किया जा सकता है, आप वो कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपके पास बहुत सारे तरीक़ेकार हैं जिसके ज़रिए आप ये मालूम कर सकते हैं कि आपके और इस PC के दरमियान कोई फायरवॉल तो नहीं पड़ी हुई। अब ये मैं अगले टॉपिक की तरफ चला गया। इस तरीके के अटैक को हम फायर वॉकिंग कहते हैं, ठीक है। जिस तरीके से इधर मैंने फायर वॉकिंग की हुई है, ठीक है, कि उसमें वो TTL का टाइमर सेट करके भेज देता है एक स्पेसिफिक पोर्ट पे। अगर उसको रिप्लाई वापस मिल जाता है तो वो समझ जाता है कि रिस्पॉन्स मिल जाता है टाइम एक्सपायर होने से पहले तो वो समझ जाता है कि भाई फायरवॉल के ज़रिए ये पोर्ट ओपन हुई हुई है, ठीक है। इसके लिए एक टूल यूज़ होता है, पिंग की ही ICMP की कैटेगरी में आता है, ट्रेस रूट, ठीक है। ट्रेस रूट ये होता है, अगर आप ट्रेस रूट की कमांड रन करें ठीक है, ये पिंग की कमांड है, इसके अंदर बहुत सारे स्विचेस हैं, ठीक है। इसी तरह ट्रेसेट की कमांड है, ठीक है। ठीक है, ट्रेसेट google.com, ठीक है, कि गूगल तक जाने के लिए जो सा है वो रास्ता कौन सा है। अच्छा, इसके लिए ना -D की हमेशा कमांड लगाया करें ताकि जल्दी हो जाए, ठीक है। तो ये जो सा है आपके यहाँ से निकल के जो गूगल तक जाने का जो रास्ता है वो बता रहा है कि गूगल या सर्वर तक मैं कहाँ तक जाऊँगा। अच्छा, रास्ते में फायरवॉल्स आ जाती हैं तो वो जो सा ट्रेसेट के पैकेट का जो सा रिस्पांस नहीं आने देते तो आपको स्टार भी मिल रहे होते हैं बीच में, ठीक है। तो ये कहीं बीच में एक फायरवॉल भी आई हुई थी, ठीक है। ये यूं गुजर के स्ट्रेट अवे जा रहा है कहाँ कहाँ से, ठीक है। आइडली मुझे ये दिखाना नहीं चाहिए, ओके।
फिर उसके बाद एक और चीज़ आ जाती है रिमोट प्रोसीजर कॉल। एक्चुअली नेटवर्क सिक्योरिटी का जो ये डोमेन है इसमें सिर्फ टॉपिक्स डिस्कस हो रहे हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो या होता जाए कि यार ये नेटवर्क के अंदर क्या क्या सिक्योरिटी से रिलेटेड कम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी डोमेन के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं। ठीक है, उसके बाद आपको एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरह घुमा फिरा के आएगा कि आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है अगेंस्ट फायर वॉकिंग अटैक, तो क्या करेंगे आप। ठीक है, तो उसका रिस्पांस ये हो सकता है कि आपको पता है कि ट्रेस रूट की एक्सप्लॉइटेशन होती है तो ICMP ब्लॉक कर दें। ठीक है, रिमोट प्रोसीजर कॉल। ठीक है, रिमोट प्रोसीजर कॉल माइक्रोसॉफ्ट का RPC प्रोसेस है। ठीक है, नाइटमेयर। ठीक है, कि ये इसके अंदर अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के एक्सप्लॉइट्स या वल्नरेबिलिटीज़ को बड़े ध्यान से देख रहे हो तो आपको अंदाज़ा होता है हर दफ़ा जब भी कोई ना कोई एक्सप्लॉइट आता है तो वो कैच करना चाहता है RPC को, और अगर कोई ऐसा कोड जो RPC को लेवरेज करके कोई आर्बिट्रेरी कोड रन कर सके मशीन पे तो उसे माइक्रोसॉफ्ट अपने पैच ट्यूजडे में डाल देती है और उसे क्रिटिकल पैच कंसिडर करती है। कभी कभी वो पैच ट्यूजडे से पहले भी आ जाता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो उसका CVSS रेटिंग क्या है। ठीक है, CVSS एक जनरलाइज्ड रेटिंग है जिसे पता चलता है यार ये हैक किस तरह हो सकता है, इसके लिए क्या पासवर्ड चाहिए, इसके लिए क्या नेटवर्क एक्सेस चाहिए, उसके लिए क्या इंटरनल नेटवर्क पे होना लाजमी है। अगर इंटरनल नेटवर्क ईज ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ दैट अटैक जो सा है वो डिफाइन करता है कितना क्रिटिकल है। अगर बहुत आसान है तो बहुत क्रिटिकल हो सकता है। ठीक है ना, से फॉर एग्जांपल अभी पिछले साल मेरे ख्याल में ड्रूपल जो CMS सिस्टम है उसके अंदर वल्नरेबिलिटी आई थी जो SQL इंजेक्शन करती थी और वो पूरी की पूरी डेटाबेस के एडमिन पासवर्ड उठा के ले जाती थी। ठीक है, इट वाज अ क्रिटिकल। ठीक है, तो उसको पैच करना बहुत इंपॉर्टेंट था, बल्कि कुछ कम्युनिटीज़ ने तो ये कहना शुरू कर दिया था कि अगर आपने इसकी वल्नरेबिलिटी की अनाउंसमेंट के 8 या 10 घंटे के अंदर वेबसाइट्स नहीं की तो आपकी वेबसाइट्स कंप्रोमाइज़ हो चुकी हैं। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या हमारे पास डायरेक्टरी सर्विसेज है। डायरेक्टरी सर्विसेज है क्या चीज़? जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ गई, ठीक है, 1980s 90s के अंदर जब ऑर्गेनाइजेशन बढ़नी शुरू हुई तो हमने कहा यार अब एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी होनी चाहिए जहाँ पे हम तमाम चीज़ें रखें। ठीक है, और उसके बाद वहाँ से जो सा है डिस्ट्रीब्यूशन की जाए या एक्सेस ग्रांट की जाए या पॉलिसीज़ लगाई जाए या सिक्योरिटी की जाए। तो उसके लिए हमने डायरेक्टरी सर्विसेज बना दी जो लूजली बाउंडेड विद X.500 स्टैंडर्ड है। तो उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कॉल्ड डोमेन नेमिंग सर्विसेज। ठीक है, DNS। ठीक है, DNS जो सा है हमारा डोमेन नेम है। ठीक है, कि एक नाम जो डोमेन का है उसको हमने एक्सेस करना है, से फॉर एग्जांपल urduitacademy.com, तो वो कैसे एक्सेस होगा उसके लिए एक प्रोटोकॉल है डोमेन नेमिंग सर्विसेज, और आपकी कंपनी के अंदर एक सर्वर लगा होता है और वो UDP की पोर्ट नंबर 53 पे काम कर रहा होता है मेरे ख्याल में, UDP है मेरे ख्याल में। ठीक है, उसके अंदर एक टॉप लेवल डोमेन होती है जिसे हम डॉट डोमेन कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने एक पेज पे जाना है quiz.urduitacademy.com, ठीक है, तो सबसे पहले ये रिक्वेस्ट जो सी आप अपने DNS सर्वर के पास जाएंगे। आपको ज़ुबानी तो IP एड्रेस नहीं है पता उर्दू IT अकेडमी का और मैंने आपको दिया भी नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे, आप उर्दू IT अकेडमी के डॉट डोमेन के पास जाओगे, अपने DNS सर्वर के पास जाओगे, आपका DNS सर्वर अपने अंदर देखेगा, उससे कहेगा यार मेरे पास तो एंट्री नहीं है, अच्छा मैं लेकर आता हूँ। वो डॉट डोमेन के पास जाएगा, ठीक है, जिसे हम रूट डोमेन कहते हैं। फिर उसके बाद डॉट डोमेन कहेगी अच्छा तुम्हारे नाम के अंदर कॉम आ रहा है, तुम कॉम के पास जाओ। आप कॉम के पास जाओगे, कॉम कहेगा अच्छा यार तुम मुझे पता है ये उर्दू IT अकेडमी किधर है, तुम उर्दू IT अकेडमी के पास जाओ। आप उर्दू IT अकेडमी के पास जाओगे, उर्दू IT अकेडमी कहेगी हाँ मुझे पता है क्विज़ किधर है, ये क्विज़ है। ठीक है, और इस सर्वर पे क्विज़ है और इसका IP एड्रेस है 1.1.1.73। ठीक है, आपको ये IP एड्रेस मिल जाएगा, उसका रिप्लाई आपके DNS सर्वर में आ जाएगा। ठीक है, और उस तरह आप उस वेबसाइट पे चले जाओगे। अच्छा, अगर आपने इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल समझनी, अंडरस्टैंड करनी तो हमने CCNA के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ा भाई। ठीक है, तो और अगर आपने DNS सेक करना है तो आप उर्दू IT अकेडमी के पेज पे जाएं, वहाँ DNS सेक लिखे तो आपको DNS सेक के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके लिए मैंने बहुत डिटेल लेक्चर अपलोड किया हुआ है। ठीक है, अब मैं उसकी डिटेल में जाना नहीं चाहता, आपकी बुक ने इतना डिस्कस नहीं किया हुआ, हम याद है CISSP कर रहे हैं। ठीक है, MCSC या CCNA या कुछ और ऐसी चीज़ नहीं कर रहे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जब हमने डायरेक्टरी सर्विसेज बना ली, यानी एक बहुत बड़ा वेयर हाउस बना लिया जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन हमने रख दी।
अब हमारा मकसद था कि हमने इस इंफॉर्मेशन को लेवरेज करना है और इसको क्यूरी करना है, इसमें से क्वेश्चनिंग करनी है। तो इसके लिए क्लाइंट सर्विसेज बेस्ड डायरेक्टरी क्यूरी प्रोटोकॉल बनाया जिसे हम LDAP कहते हैं, ठीक है। 389 UDP TCP पोर्ट, अगर आप फायरवॉल इंजीनियर आपके नेटवर्क के अंदर LDAP ओपन है तो आपको पता होगा। लूजली बाउंडेड विद X.500 स्टैंडर्ड जो सर्टिफिकेट्स के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद एक और सर्विस है NetBIOS जो बहुत बड़ा नाइटमेयर है, ठीक है। 135 UDP, 137 TCP, 138 TCP, 139 UDP। अक्सर CISSP में क्वेश्चन आ जाता है आपके नेटवर्क में ये पोर्ट्स ओपन है, क्या चीज़ चल रही है, NetBIOS चल रही है, ठीक है। ये Nmap से आप पता करा लेते हो, ठीक है। ये नेटवर्क बेस्ड कम्युनिकेशन के लिए IBM ने बनाया था 90s के अंदर, 80s के अंदर मेरे ख्याल में, और ये यूज़ होता था। फिर उसके बाद एक और सर्विस है, इस कॉल्ड नेटवर्क इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक है। NIS या NIS प्लस, जो लेटेस्ट NIS प्लस है, सन माइक्रोसिस्टम ने डेवलप किया डायरेक्टरी सर्विसेज एक्सेस, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कॉमन इंटरनेट फाइल सिस्टम या SMB। SMB लेटेस्ट नेम है, सिर्फ जो सा है वो डायलेक्ट है ऑफ SMB। जब हम ये फाइल शेयरिंग वगैरह कर रहे होते हैं, / कंप्यूटर का नाम और $C कर देते हैं, वो SMB हो रही होती है, 445 TCP पे कम्युनिकेट कर रही होती है। फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल है, और इसको अगर आपने इंटीग्रेट करना हो लिनक्स के लिए तो क्या यूज़ करते हैं आप लोग? सांबा यूज़ करते हो मेरे ख्याल में, ठीक है, सांबा यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। CFS के अंदर जो ऑथेंटिकेशन है सॉर्ट ऑफ प्लेन टेक्स्ट थी, मगर अब सिफ्स की जगह लोग SMB या माइक्रोसॉफ्ट के नए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो SMB2 यूज़ करते हैं, ठीक है, जो काफ़ी सिक्योर है, कदरे बेहतर है, ठीक है। अगर आपके पास ये वाले पुराने सिस्टम है तो हैकर जो सा क्रैक इन कर सकता है। ये NetBIOS और ये सिफ्स और ओल्डर SMBs NTLM हैशेज वगैरह जो से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते, करते हैं। अच्छा, अब डायरेक्टरी सर्विसेज को फर्दर उसके आगे लेके चलते हैं तो एक प्रोटोकॉल पढ़ते हैं हम लोग, एस सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। TCP स्टैंडर्ड 25 सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पोर्ट 25 आपकी ईमेल जा रही होती है। ईमेल के बारे में बहुत कॉमन एक चीज़ कही जाती है कि एक ऐसी इन्फॉर्मेशन ईमेल में भेजें जो आप पोस्ट कार्ड पर लिख के भेज सकते हैं। ईमेल इज एग्जैक्टली लाइक पोस्ट कार्ड, ठीक है, क्योंकि SMTP इज़ अ क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल यूटिलाइज टू राउट ईमेल टू द इंटरनेट। ईमेल भेजने के लिए कि अगर मैंने एक ईमेल भेजी है, ठीक है, उर्दू IT अकेडमी को, ठीक है, और मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ गूगल की डोमेन पे या किसी और डोमेन पे, तो मैंने ईमेल भेजी अपने गूगल के मेल सर्वर को, गूगल देखेगी अच्छा जी उर्दू IT अकेडमी का MX रेकर्ड किधर है, वहाँ MX रेकर्ड मेल रेकर्ड, ठीक है, मेल रेकर्ड किधर है, और मेल रेकर्ड से वो फर्दर इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेगी, ठीक है। मेल रेकर्ड निकालना आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। MX टूल बॉक्स के नाम पे एक वेबसाइट है, वहाँ जाके देख लें, ठीक है। उर्दू IT अकेडमी लिखेंगे तो उर्दू IT अकेडमी के मेल सर्वर का एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है, फिर आप उसे हैक करने की कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, SMTP प्रोटोकॉल जो सा है वो मसला ये है कि अगर आपने बीच में स्निफर लगाया हुआ ना अपने नेटवर्क में, आप अगर अपने नेटवर्क में बैठे हुए, मैं अब आप लोगों को ये चीज़ें इसलिए नहीं बताना चाहता कि ये ना हो कि आप नेगेटिव इंपैक्ट करें, ठीक है। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं, आप जॉब से निकल जाते हैं, तो उर्दू IT अकेडमी डोंट टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी ऑफ दिस। आप अपने नेटवर्क की फायरवॉल के ऊपर स्निफ करते हैं SMTP के पैकेट, तो आप अपनी कंपनी से जितनी ईमेल जारी आ रही होती हैं वो सारी आप कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए बी वेरी केयरफुल, उसमें आपके डाटा प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह और बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। यू आर नॉट अलाउड टू डू इट, ठीक है, अनटिल अनलेस आप सिक्योरिटी पर्पस के लिए कर रहे हैं, तभी तो सिक्योरिटी वालों को ज़्यादा मज़ा आता है काम कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो SMTP प्रोटोकॉल हो गया। SMTP एक जो है प्लेन टेक्स्ट टाइप का प्रोटोकॉल है, इसलिए सबसे बड़ा मसला है उसके साथ। तो उसके अंदर एक इन्हेंसमेंट आई कि जिसे कहते हैं eSMTP, जिसके अंदर ऑथेंटिकेशन और इंक्रिप्शन ऐड हो गई है, तो वो इतना प्लेन टेक्स्ट नहीं होता, जैसे इंक्रिप्टेड ईमेल हम जैसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक आ जाता है इज कॉल्ड अ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपको मुझे सबको पता है FTP, वी आर अ बिग फैन ऑफ इट। फाइल उठाते हैं हम FTP सर्वर पर रख देते हैं, बंदा कनेक्ट करता है, कंट्रोल ट्रैफिक पोर्ट 21 से जाती है और डाटा ट्रैफिक पोर्ट 20 से जाती है। सबसे बड़ा मसला FTP का इज अ प्लेन टेक्स्ट, एनीबॉडी कैन स्निफ द डाटा, ठीक है। आजकल अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में FTP सर्वर पड़ा हुआ होता है और कोई सिक्योरिटी टीम फाइंड आउट करती है, तो इट्स अ बिग डिस्कशन कि व्हाई वी नीड टू हैव दिस FTP सर्वर, ठीक है। अब SFTP का ज़माना आ गया, ठीक है, सिक्योर FTP विद TLS, ठीक है। सिक्योर FTP विद TLS से मुराद TLS प्रोटोकॉल, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। क्लाइंट कनेक्ट करता है, रिक्वेस्ट करता है FTP सेशन का टू बी इंक्रिप्टेड, RFC स्टैंडर्ड 4217, और सर्वर पे डिपेंड करता है वो दे या ना दे, ठीक है। उसके बाद एक और टाइप जो प्रॉपर SFTP सर्वर है, जिसे हम प्रॉपर SFTP कहते हैं, ये तो सिक्योर FTP विद TLS है विद SSH, ठीक है। इट इनक्रिप्ट बोथ कमांड एंड डाटा ट्रैफिक। SFTP हैज़ नथिंग टू डू विद FTP, ये SSH को यूज़ करता है, पोर्ट 22 ओपन करते हैं, चल पड़ता है, ठीक है, SSH के लिए यूज़ होती है। FTP ओवर SSL,
FTP ओवर SSL जिसे हम FTPS कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो सा है ओवर SSH टनलिंग यूज़ करते हैं ओवर द बेस ऑफ FTP। SFTP का FTP से कोई ताल्लुक नहीं होता है, और FTP SSH के अंदर, FTP ओवर SSH के अंदर जो सा है FTP ही यूज़ हो रहा होता है, मगर उसके अंदर SSH यूज़ हो रहा होता है, इसलिए ये बड़ा एक्सपेंडेबल नहीं होता। और इसके अंदर सिर्फ कंट्रोल ट्रैफिक जो वो पासवर्ड्स वगैरह जा रहे होते हैं वो इनक्रिप्टेड होते हैं, डाटा नहीं इनक्रिप्टेड होता, ठीक है। सो आपने यहाँ से जो बात लेके जानी है वो है SFTP। SFTP इज़ द बेस्ट सोल्यूशन, ठीक है, SSH यूज़ करता है। अच्छा, उसके बाद डायरेक्टरी सर्विसेज के अंदर TFTP आ जाता है। नॉर्मली आप राउटर्स और स्विचेस के जब ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग डाउनलोड कर रहे होते हैं तो आप ये यूज़ करते हैं, UDP 69 पोर्ट यूज़ करता है, ठीक है। मेरे ख्याल में आप लोगों को पोर्ट्स का बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। आपसे ये नहीं पूछेगा कि कर्बरोस की पोर्ट कौन सी होती है। कर्बरोस की पोर्ट होती है मेरे ख्याल में 88 या 88 होती है। अच्छा, फिर आ गया HTTP आपको मुझे सबको पता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करता हूँ जस्ट फॉर योर ओन इन्फॉर्मेशन, ये तीनों के तीन RFC एक दफ़ा स्किन कर लीजिएगा, ठीक है। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाइएगा, मगर इस वर्थ रीडिंग देम, ठीक है। फिर होता है HTTP एनोनिमाइजिंग प्रॉक्सी, कि आप जो सा एनोनिमाइज कर लेते हैं अपनी प्रॉक्सी, टोर का नेटवर्क जिस तरह, ठीक है, कहाँ से बाउंस होकर आपकी ट्रैफिक जा रही होती है किसी को नहीं पता होता, ठीक है। मगर अगेन हैकर इस चीज़ को लेवरेज कर रहे होते हैं, आपको इन टर्म्स का आइडिया होना चाहिए। ओपन प्रॉक्सी सर्वर, ठीक है, कि बहुत सारे ओपन प्रॉक्सीज पड़े हुए होते हैं दुनिया के अंदर, आप गूगल करें ओपन प्रॉक्सीज पड़े हुए होते हैं, मगर इसकी कोई गारंटी नहीं है आपका क्या क्या डाटा वो साथ लेके जा रहे हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कंटेंट फिल्टरिंग। कंटेंट फिल्टरिंग ये होता है कि आपके जो कंटेंट्स हैं वो फिल्टर कर रही है डिवाइस आपके लिए, एज अ सिक्योरिटी टूल भी यूज़ होता है आपके नेटवर्क के अंदर, कंटेंट फिल्टरिंग नेटवर्क, ठीक है। अब तो आपके एडवांस फायरवॉल्स के अंदर भी ये फीचर सेट आ गए, ठीक है, कि आपके जो कंटेंट्स ट्रैवल हो रही हैं आपको वो एनालाइज कर सकते हो डिटेल के अंदर कि क्या क्या जा रहा है और किस किस चीज़ को मैंने ब्लॉक करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ EXE डाउनलोडिंग ब्लॉक है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंटेंट फिल्टरिंग, ठीक है। फिर आ गया HTTP टनलिंग। HTTP टनलिंग या DNS टनलिंग जो सी है वो ये है कि आपकी कंपनी के हर नेटवर्क, जितने भी दुनिया में नेटवर्क है, एज फार एज दे आर ओपन नेटवर्क, दे आर नॉट क्लोज नेटवर्क। क्लोज नेटवर्क ये होता है कि कंपनी है, नेटवर्क क्लोज है, किसी का इंटरनेट से कोई एक्सेस नहीं है। अब मसला ये है कि आजकल का ज़माना ऐसा है कि इंटरनेट के बगैर गुजारा कोई नहीं है, तो बहुत कम नेटवर्क जो से ऐसे होते हैं जो क्लोज नेटवर्क हों, ठीक है। नॉर्मली हर कंपनी जो सी है वो इंटरनेट से कनेक्टेड ही होती है। ये मेरी कंपनी है और ये इंटरनेट से कनेक्टेड है, ये दुनिया बना दी मैंने, ठीक है, ठीक है। तो आपका इंटरनेट से कनेक्ट होना बहुत लाजमी है। तो आपने जब भी इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो आपकी कंपनी में पोर्ट 80 और 443 ज़रूर खुली होगी। ऐसी कोई कंपनी नहीं है दुनिया में जिसके अंदर पोर्ट 80 443 ना खुली हो। अब हैकर क्या करता है, जब अपने नेटवर्क के अंदर यहाँ पे किसी कंप्यूटर को कंप्रोमाइज़ कर लेता है, वो कंप्यूटर पोर्ट 80 के ऊपर जा रहा होता है, पोर्ट 443 के ऊपर जा रहा होता है और अपना डाटा यहाँ से एक्सफिल्ट्रेशन कर रहा होता है। एक्सफिल्ट्रेशन लास्ट स्टेज होती है जब हैकर आपकी कंपनी को कंप्रोमाइज़ करके डाटा एक्सट्रैक्ट करके चल पड़ता है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सफिल्ट्रेशन स्टेज, ठीक है। तो दुनिया में बहुत सारे सॉल्यूशंस इस टाइम वर्ल्ड वाइड, बहुत सारे सिक्योरिटी इंडस्ट्री के अंदर सॉल्यूशन है जो सिर्फ एक्सफिल्ट्रेशन पे मास्टरिंग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया जी मल्टी लेयर प्रोटोकॉल की कॉम्प्लेक्सिटीज, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो सा है, ये एक्चुअली स्लाइड मुझे बाद में दिखानी चाहिए थी, पहले हमें बात करनी चाहिए थी ICS इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम SCADA की, ठीक है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछली डोमेन के अंदर इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम क्या होते हैं, ठीक है। सो अच्छा, अब कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम है, ठीक है, और एक कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम के ऊपर आपके पास एंटीवायरसेस हैं, ठीक है, कॉमन है, और इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, ये कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर आपके पास वायरसेस नहीं है। अब अगर आपको इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम का नहीं पता तो मेरे ख्याल में मैंने आगे एक स्लाइड बनाई हुई है, ठीक है। सपोर्ट टेक्नोलॉजी लाइफ टाइम, 2 से 3 साल के अंदर IT सिस्टम चेंज हो जाता है, आप फायरवॉल भी चेंज कर लेते हैं, मैक्सिमम 4-5 साल के बाद आपके सर्वर्स PC सारे चेंज हो जाते हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर मूव्स ला 18 मंथ्स, ठीक है। अप टू 20 ईयर जो है इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम लगा होता है, एक्सपेंसिव होता है और ये बड़ा काम कर रहा होता है, ठीक है। प्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक से फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम है जो ये ऑयल रिग्स पे काम कर रहा है या पावर प्लांट चला रहा है। अब हर 3 साल बाद पावर प्लांट तो नहीं चेंज होता ना, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। आउटसोर्सिंग, ठीक है, कॉमन वाइडली यूज़ होते हैं, ठीक है, बट नॉट डाइवर्सिटी टू द वेरियस प्रोवाइडर्स, ठीक है। अब इंडस्ट्री कंट्रोल सिस्टम में ये मसले है, ठीक है। एप्लीकेशन पैचिंग रेगुलर होती है, उनमें नहीं होती क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लेगेसी होती है, चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, टाइम क्रिटिकल कंटेंट्स आर अनएक्सेप्टेबल, ठीक है। अवेलेबिलिटी जो इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम की 24/7 है, आप चाहते हो आपकी बिजली कट ऑफ हो जाए, नहीं ना हो एक्सेप्ट करते, आप चाहते हो आपका पेट्रोल ख़त्म हो जाए मुल्क के अंदर, नहीं ख़त्म होता ना। तो ये जो सा है चैलेंजेस हैं
IT सिस्टम और इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम की। ये एक एग्जांपल है इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम की, और इसके अंदर स्कैडा यूज़ हो रहा है, ठीक है। और ये रिमोट स्टेशन है, वो कनेक्टेड हुआ है रेडियो से, रिमोट कनेक्शन कनेक्टेड हुआ मॉडर्न से, कंप्यूटर से, ऑक्सिलरी पोर्ट से, HMI स्टेशन है, कंट्रोल करता है। और फिर उसके बाद ये रीजनल कंट्रोल सेंटर है, और वैन से किसी तरह कनेक्टेड हुए हैं। अजीब व गरीब से सूरत हाल है। ये पावर प्लांट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। फ्लो सेंसर है, प्रेशर सेंसर है, लेवल सेंसर है। यहाँ क्या हो रहा है, हाउ सेंसर, हाउ पता नहीं क्या है, ये फ्लो होना चाहिए, फ्लो सेंसर, प्रेशर सेंसर। डिफरेंट किस्म के तरीके कार्स में ये सिस्टम यूज़ होते हैं। जब तक आपने इन सिस्टम्स पे काम नहीं किया, आपको अंदाज़ा नहीं है कि इन सिस्टम्स की लिमिटेशन क्या है, ठीक है। उसके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग सिस्टम है, योकोगावा इलेक्ट्रिक सेंट्रम CS3000R3 प्रोडक्ट, ओके। ये जो सा है बहुत फेमस सिस्टम है। ये पावर प्लांट्स में भी यूज़ होता है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में भी यूज़ होता है, ये ऑयल रिग्स में भी यूज़ होता है, ये बहुत सारी केमिकल फार्मेसी इंडस्ट्री में भी यूज़ होते हैं ये सिस्टम्स, ठीक है। और इस सिस्टम के अंदर जो सा है बहुत बड़ा बग था, जिसे 2011 में मेरे ख्याल में आइडेंटिफाई किया था, 2014 में। और उसके बाद इन्होंने कह दिया था कि US जो सा है वो पावर प्लांट सिस्टम्स के अंदर जो से हैकर्स घुस चुके हैं। तो आजकल की दौर के अंदर जब हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिस्कस करते हैं तो हम इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम को ज़रूर डिस्कस करते हैं। दो चीज़ें इस टाइम बहुत पीक पे हैं, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम और IoT, ठीक है। ये हर बंदा डिस्कस करता है, ठीक है। अब कोई इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस ऐसी नहीं है जिसमें हम ये दो चीज़ें डिस्कस ना करें, बिकॉज दे बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। सो स्कैडा स्टैंड्स फॉर सुपरवाइजर कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। हमने बड़ी डिटेल में इसको हल्का सा टच किया था। प्रोटेक्ट स्कैडा सिस्टम शुड बी अवेयर फ्रॉम द फॉलोइंग अटैक। नेटवर्क पैरामीटर वल्नरेबिलिटी के, इसका नेटवर्क पैरामीटर क्या है, अगर ये किसी नेटवर्क पे ट्रैवल करता है तो उस नेटवर्क के अंदर एंट्री और एग्जिट और कोई है या नहीं, ठीक है। प्रोटोकॉल वल्नरेबिलिटी थ्रू आउट द स्टैक, दिस इज़ द हार्डेस्ट जॉब, ठीक है। क्योंकि ये जो इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम है ये बन के आ जाते हैं, 10-10 साल से पड़े हुए होते हैं, चल रहे होते हैं, वो मिट्टी गिट्टा लगा हुआ है, एक XP का PC कहीं ना कहीं पड़ा हुआ होता है, ठीक है। डेटाबेस इनसिक्योरिटी, ठीक है। सेशन हाईजैकिंग, मैन इन द मिडल, बहुत फेमस अटैक है इन सिस्टम्स के अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द सर्वर वीकनेसेस एंड डिवाइस एंड वेंडर बैकडोर, ठीक है। अमेरिकन सर्ट ने एक सर्ट अलर्ट बनाई है जिसे विच इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम सर्ट, ठीक है। ये नोटिफाई करता है ऑपरेटर कंसर्निंग द थ्रेट अवेलेबिलिटी इम्पैक्ट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटिंग नेटवर्क, ठीक है। और इसके अंदर ये अब देखो, ये रिसेंट अलर्ट आई हुई थी इधर, ये देख, साइबर अटैक अगेंस्ट द यूक्रेनियन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। और बहुत सारे इसके अंदर आ रहे होते हैं, आप देखने वाली चीज़ है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। श्नाइडर इलेक्ट्रिक मॉडिकॉन PLC स्टेशन मॉड्यूल वल्नरेबिलिटी, अब कौन पैच करेगा, कितनी जगह ये लगे हुए, कितनी दुनिया में लगे हुए नहीं पता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम अब मूव हो जाते हैं कन्वर्ज नेटवर्क में। IP कन्वर्ज नेटवर्क। कन्वर्ज नेटवर्क ये कि अब से कोई 15, 20, 25 साल पहले जो है लोगों ने कहा यार ये डाटा इथरनेट नेटवर्क है, क्यों ना हम इसके ऊपर वॉइस भी ट्रैवल कराएं, क्यों ना हम लोग इसके ऊपर अब सैन का डाटा भी ट्रैवल कर दें, हमारे जो हार्ड ड्राइव, मदरबोर्ड से हार्ड ड्राइव में जो डाटा जा रहा है वो भी हम ट्रैवल कराते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे वो कब ट्रैवल हो रहा है, जनाबे वाला ये आपकी जितनी सैन्स हैं, फाइबर चैनल ओवर ईथरनेट्स हैं, आइस कजी हैं, ये सारा कुछ वही डाटा आपका VMware एनवायरनमेंट अगर आप देखें तो ये कन्वर्ज नेटवर्क कहलाता है, ठीक है। अब कन्वर्ज नेटवर्क की जो ऐसा नेटवर्क जो IP बेस्ड नेटवर्क है आपका सारे का सारा, ठीक है। और आप हर चीज़ उसके ऊपर डाल रहे हैं, आप वॉइस भी अपनी डाल रहे हैं, डाटा भी अपना डाल रहे हैं, और भी हर चीज़ जो आपको मिलती है वो आप उठाते हैं उसके ऊपर डाल देते हैं इथरनेट फ्रेम के ऊपर, ठीक है। एक्सीलेंट सपोर्ट फॉर मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। एक्सीलेंट सपोर्ट किस तरह, आपने मल्टीमीडिया डाली, मल्टीमीडिया जिटर करनी शुरू कर दी, आपने कहा जी QoS लगा दो, प्रायोरिटाइजेशन क्यू लगा दो, ठीक है। वॉइस पैकेट जा रहा है UDP में डाल के भेज दो पैकेट, और रीट्रांसमिशन नहीं करानी, हमारे TCP का बिहेवियर है UDP पे डाल दो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कन्वर्ज नेटवर्क, ठीक है। इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ डिवाइस बहुत अच्छी है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज हमने डेली, इजी टू मैनेज है, एक ही नेटवर्क है, इथरनेट एनवायरनमेंट है, सारा कुछ आपने एक ही केबल, पहले तो आपको 2 केबलें यूज़ करनी पड़ती थी, आपने कहा जी PoE भी घुसा दो इसके अंदर, पावर भी भेज दो इसके अंदर, ठीक है। तो आपने कन्वर्ज नेटवर्क बना दिया, अब आपके पास पावर ओवर इथरनेट है, आपने कहा जी CCTV भी लगा दो, उन्होंने कहा CCTV के लिए वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, कोई मसला नहीं, PoE प्लस स्टैंडर्ड लिख देंगे हम, ठीक है। तो आपने हर चीज़ को कन्वर्ज कर दिया, एक बेचारा स्विच है उसमें से डाटा भी जा रहा होता है, वॉइस भी जा रहा होता है, वीडियो भी जा रही होती है, CCTV भी जा रहा होता है, अब उसके अंदर नेक्सस घुसा दिया। नेक्सस एक नई कैटेगरी ऑफ स्विचेज है जिसमें आपकी लाइक आइस कजी फाइबर चैनल्स जा रहे हैं, ठीक है, फ्लैक्स नेटवर्क जिसे कहते हैं ये लोग, ठीक है। सो अब बिजनेस लेवल की बहुत ज़्यादा टॉलरेंस लेवल्स आ गए, ट्रांजिट डिलेज, ड्रॉप पैकेट, एरर रेट, IP नेटवर्क कैन हैंडल इट,
ठीक है। हम कहते हैं सारा कुछ हैंडल करेंगे, फ्रेम के ऊपर बना देंगे, नया प्रोटोकॉल बना देंगे, सारी चीज़ें एक जगह ले आओ, ठीक है। बिजनेस क्यों पसंद करता है? कॉस्ट सेविंग है, ट्रिमेंडस कॉस्ट सेविंग है। आपको नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगाना पड़ता। आपके पास पहले डेस्क के ऊपर 2 केबलें जाती थी, एक कंप्यूटर के लिए और एक टेलीफोन के लिए। अब आपकी एक केबल जाती है, आईपी फ़ोन में जाती है, आईपी फ़ोन से लूप होकर वहाँ जाती है। अब तो आपने आईपी फ़ोन ही ख़त्म कर दिया, आपने कहा जी मेरे पीसी के अंदर ही सारा कुछ डाल दो, आपके स्काइप चल गया, स्काइप फॉर बिजनेस आ गया, ठीक है। अब आपके तो डेस्कटॉप के ऊपर वो ही नहीं पड़ा हुआ होता, ठीक है। तो ये जो सी है, दीज थिंग्स आर कॉल्ड कन्वर्ज नेटवर्क। कन्वर्ज प्रोटोकॉल आइसकजी बनाया गया, ठीक है, टीसीपी आईपी बेस्ड मैपिंग लेयर है, ईथरनेट मार्केट के अंदर यूज़ किया कि हम जो सा है ये हार्ड ड्राइव का जो डाटा है ये 2 and 4 करेंगे, ठीक है। और ये जो सा है आइसकजी का फ्रेम है, ठीक है। ये आइसकजी का फ्रेम बहुत बड़ा होता है, 1500 बाइट्स का होता है, ठीक है। मगर अब ये बहुत बड़ा फ्रेम था, ठीक है। एक्चुअली आपका डाटा ये है, फिर उसके ऊपर आइसकजी का हेडर डाला, फिर टीसीपी का, फिर आईपी का, फिर ईथरनेट का हेडर, सीआरसी भी लग गया, ये बहुत बड़ा पैकेट बन गया, ठीक है। मगर काम करता था, हम हैप्पी थे, हमने आइसकजी फेंकनी शुरू कर दी, फिर 10 gig नेटवर्क भी लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया फाइबर चैनल ओवर ईथरनेट। फाइबर चैनल ओवर ईथरनेट क्या हुआ कि हमने जो फाइबर चैनल का जो फ्रेम है, ठीक है, ये लेयर 2 फ्रेम होता है, ठीक है। इसके अंदर कोई टीसीपी आईपी हेडर नहीं लगाया हुआ होता, ठीक है। ईथरनेट हेडर होता है, उसके बाद फाइबर चैनल ओवर ईथरनेट, फाइबर चैनल और पेलोड उसके अंदर भेज देते हैं हम। 2240 बाइट्स का मैक्सिमम साइज होता है, ठीक है। 10G नेटवर्क, ठीक है। इसके अंदर अब ना आपके पास स्पैनिंग ट्री के इशू हैं, ना राउटिंग के इशू हैं। मगर एक बात याद रखनी है कि फाइबर चैनल ओवर ईथरनेट जो कनेक्टिविटी है, लाइक आपके पास स्टोरेज है, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कहता हूँ ये आपकी स्टोरेज और ये आपके सर्वर्स हैं, तो आप फाइबर चैनल ओवर ईथरनेट के जरिए ये कनेक्ट कर लें, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड फाइबर चैनल ओवर ईथरनेट कनेक्टिविटी। मगर आपके पास फाइबर चैनल होने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए फाइबर चैनल कंपेटिबल कार्ड्स होते हैं आपके सर्वर्स के अंदर, और आपके पास स्विचेस होते हैं, ठीक है। उसके अंदर आप लोगों ने कहा स्पैनिंग ट्री नहीं होगा, आपके पास तो लूप प्रोड्यूस होगा। आपने कहा नहीं, ट्रांसपेरेंट इंटरकनेक्ट फॉर लॉट्स ऑफ लिंक्स ट्रेल के नाम पे प्रोटोकॉल यूज़ करना शुरू कर दिया, वीपीसीज यूज़ करने शुरू कर दिए, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अब आपके पास आ गई। तो आइसकजी ओल्डर टेक्नोलॉजी स्टिल यूज इन द नेटवर्क, ठीक है। आपके जो सैन नेटवर्क है, // आप सैन 0 करें, सैन 1 जो भी आपके नेटवर्क में लगी, आप सैन को एक्सेस कर लेते हैं ओवर द आइसकजी। मगर आप फाइबर चैनल पे करें तो मोर फास्टर है, लेस ओवरहेड्स हैं, ठीक है ना। इधर तो आपको ओवरहेड ही इतने नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है MPLS। आप देख रहे हैं हम कितनी स्पीड से टेक्नोलॉजी चेंज कर रहे हैं, और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये CISSP और CISSP बहुत हायर फुट भी है, वरना आप अगर सिर्फ आइसकजी और आज फाइबर चैनल ही पढ़ने लग जाए तो वी कैन रिकॉर्ड अ होल सीरीज ऑन दिस, ठीक है। इट्स अ टोटली डिफरेंट टेक्नोलॉजी। बहुत डिटेल में जाएं तो हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन MDS स्विचेस पे चले जाएंगे, हम नेक्सस के ऊपर चले जाएंगे, तो इस CCNA डाटा सेंटर बन जाएगा, ठीक है। इसके लिए अगर आपको आइसकजी और फाइबर चैनल ओवर ईथरनेट समझना है ना, तो 2 रिसोर्सेज 3 वेबसाइट्स ज़रूर विजिट कीजिएगा, सिस्को, EMC और VMware, ठीक है। ये तीनों इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें ये आइसकजी फाइबर चैनल ओवर ईथरनेट के साथ वास्ता है, ठीक है। और ये एक बात याद रखनी है कि फाइबर चैनल ईथरनेट ये नहीं है कि आप जो लॉन्ग रेंज करेंगे, लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन विद इन द डाटा सेंटर, के डाटा सेंटर में यहाँ पर आपके सर्वर्स पड़े हुए हैं और यहाँ पर आपकी स्टोरेजेस पड़ी हुई हैं, ठीक है, और आप यूँ कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड फाइबर, दिस इज वे वी यूज फाइबर चैनल ओवर ईथरनेट। MPLS is best summarized as the layer 2.5 network protocol। ये sort of पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग के बीच में बैठ गया अब आपके पास, ठीक है। आपके पास बहुत ज़्यादा नेटवर्क हो गए हैं, बहुत सारी डिवाइसेस हो गई, और आप सर्विस प्रोवाइडर हैं। अब आप हर क्लाइंट को कनेक्ट कर रहे हैं आपस में। एक क्लाइंट 10 का नेटवर्क यूज़ कर रहा है, दूसरा भी 10 का नेटवर्क यूज़ कर रहा है, मगर वो कहता है मेरे साथ मैंने भी 10 रखना, उसने भी 10 रखना है। तो आप वो MPLS बेस्ड VPN सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, VRF यूज़ करना शुरू कर देते हैं, वर्चुअल राउट फॉरवर्डर्स। MPLS करता क्या? MPLS ये करता है कि MPLS ना एक कलर लेबलिंग यूज़ करता है, लेबलिंग स्कीम, तभी मैंने हेडर लगाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। लेबलिंग स्कीम यूज़ करता है, कलर दे देता है रेड, ठीक है, और उसकी बेस पे अपने नेटवर्क के अंदर राउटिंग कर रहा होता है, ठीक है। तो लेबल्स की बेस पे जब राउटिंग करते हैं तो हम उसे कहते हैं MPLS लेबल स्विचिंग नेटवर्क, ठीक है। और सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से क्या होना चाहिए, हमने देखना है कि कॉन्फिडेंशियलिटी, सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी, 3 चीज़ें तो हमने इंपॉर्टेंटली देखनी है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग कैसी हो रही है, कौन सी ट्रैफिक कहाँ से जा रही है, कोई ऐसी ट्रैफिक तो नहीं है जो कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए और वो किसी और के नेटवर्क से गुजर के जा रही हो।
इम्प्लीमेंट मल्टी सर्विस नेटवर्क, एबिलिटी टू डिलीवर डाटा ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ठीक है, कि हम मेक श्योर करें कि डाटा डिलीवर हो रहा हो और फास्टेस्ट रूट से डिलीवर हो रहा हो। ये हमारे सिक्योरिटी का कंसर्न है कि कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी की कैटेगरी में आ जाता है फास्ट राउट, ठीक है। सो MPLS नेटवर्क ISPs नॉर्मली रन करते हैं, ठीक है, आप लोगों को रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, मगर आप लोग उसकी यूज़र होते हैं, ठीक है। ये लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल यूज़ होता है, ठीक है, ये आपका एज नेटवर्क है, ठीक है, ये आपका ऑफिस है, ठीक है, और आपका दूसरा ऑफिस ये यहाँ पर है। आपने कहा जी मुझे इन दोनों के दरमियान कनेक्टिविटी चाहिए, ठीक है, और आप अपने ISP को कहते हैं मुझे MPLS दे दो। अच्छा, इसके अंदर स्टोरी को काफ़ी डिटेल में भी हम जा सकते हैं कि भाई अगर आप सिर्फ पाकिस्तान के अंदर या आप कहते हैं मुझे कंपनी में काम करता हूँ और करने का भी मौका मिला जिसके ग्लोबल ऑफिसेज हैं, तो हम जो उनसे है फिर Tier 3 ISP के पास जाते हैं, हम उनसे कहते हैं यार हम सबको इंटरनेट कनेक्शन तुम दे दो पूरी दुनिया में, ठीक है, यूरोप से लेके अमेरिका से लेके जापान कोरिया तक जो से तुमने कनेक्टिविटी देनी है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हम दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें Tier 3 ISPs कहते हैं, और तुम जो से अपने MPLS क्लाउड के ऊपर हमारी कनेक्टिविटी करा दो। गो कि हम उन्हीं के यूज़ करते हुए इंटरनेट भी यूज़ कर रहे होते हैं, मगर उसके अलावा साथ साथ वो लोग हमें अपने MPLS क्लाउड से लेके जा रहे होते हैं, जिससे हमें जो से फास्टर स्पीड मिल रही होती है, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड MPLS। सो लेबल एज राउटर्स, ठीक है, जो लेबल लगा रहे होते हैं, लेबल स्विचिंग राउटर जो आपके ISP के पास पड़े हुए होते हैं, ठीक है, और फिर कोर राउटर्स होते हैं जिन्हें हम P राउटर कहते हैं, ठीक है, प्रोवाइडर एज राउटर PE और CE कॉल्ड कस्टमर एज राउटर। तो ये मेरे ख्याल में एट एज ये कस्टमर एज राउटर्स हैं, ठीक है, ये सॉर्ट ऑफ लेबल स्विचिंग राउटर है आपका, ठीक है, और ये आपका कोर राउटर भी कहलाया जा सकता है, ठीक है, लेबल स्विचिंग और स्वैपिंग कर रहा है कि आपको लेबल लगा हुआ मिला हुआ, आपका लेबल से फॉर एग्जांपल आपका लेबल कहता है रेड और ये भी रेड है, तो ये आपकी कम्युनिकेशन यूँ हो रही होगी, ठीक है। एक और कस्टमर है उसके कोई सी और कलर का लेबल होगा, से फॉर एग्जांपल उसका लेबल मैं कह देता हूँ ग्रीन है, तो उसकी कम्युनिकेशन कुछ इस बात से हो रही होगी, ठीक है, ये उसकी ट्रैफिक जा रही है, आपकी ट्रैफिक यहाँ से जा रही है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड MPLS नेटवर्क, ठीक है। फिर MPLS VPN जो से हैं वो इसी तरह की चीज़ है कि VPN के ऊपर है, मगर आपको कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं दे रहे होते, ये आपने याद रखना है, ठीक है, वो इंक्रिप्शन नहीं दे रहा आपका MPLS VPN। अच्छा, उसके बाद अब हमने जी MPLS भी देख लिया, हमने सैन नेटवर्क भी देख ली, हमने डाटा स्टोरेजेस भी देख ली, स्टोरेज सैन को ही कहते हैं, ठीक है, हमने सिक्योरिटी भी देख ली, पिंग ऑफ डेथ भी देख लिया। अब हम वॉइस पर आ गए, ठीक है। वाइप के लिए वॉइस ओवर IP, जिस तरह हमने कहा था कि हमें IP टेलीफोनी नेटवर्क चाहिए, रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल हमने उठाया, और SIP प्रोटोकॉल जो सा सेशन इनिशिएशन उस प्रोटोकॉल को कहते हैं, 5060 पोर्ट नंबर यूज़ करता है TCP UDP की, और हमने जो सा अपना वॉइस भी कन्वर्ज नेटवर्क पे डाल दी, ठीक है। एक ऐसी चीज़ थी जो हम छोड़ नहीं सकते थे, और ये सारे के सारे जो से है ना डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो आपके वॉइस नेटवर्क के अंदर यूज़ होते हैं, ठीक है। कोई सेशन के लिए यूज़ होता है, कोई किसी काम के लिए यूज़ होता है, कुछ गेटवे कनेक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता है, कुछ PABX को आपके IP नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, कोई स्काइप प्रोटोकॉल जो सा सॉफ्ट क्लाइंट्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो एक्चुअली ये डायग्राम एक्सप्लेन्स इट ऑल कि आपने अगर बात करनी होती है तो आप सिर्फ इनवाइट भेजते हैं, इनवाइट भेजने के बाद रिंग होती है, बंदा पिकअप करता है, एक्नॉलेजमेंट, आपकी कम्युनिकेशन होती है, बाय बाय और ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। ये जो ट्रैफिक हो रही होती है ना, ये सारी की सारी ये रियल टाइम प्रोटोकॉल है RTP, ठीक है, ये रियल टाइम कम्युनिकेशन हैंडल करने के एक्सपर्ट है, ठीक है। अब इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है। पैकेट लॉस, अगर पैकेट लॉस हो तो हमने क्या करना है, तो वॉइस के अंदर जिस तरह आपको पता है कि पैकेट लॉस हो तो हम रीट्रांसमिशन नहीं कराते TCP की तरह, ठीक है। सीक्वेंसिंग एरर आ गया, पैकेट ही ड्रॉप, सारा कुछ, ठीक है। जीटर 150 मिलीसेकंड, 150 मिलीसेकंड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए वेरिएशन जो सी हैं, डिलेस, ठीक है। उसके बाद आपकी वॉइस क्वालिटी डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। कोडेक क्वालिटी, कोडेक यानी जिसमें हम कंप्रेशन करके आप इस पैकेट को भेज रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कोडेक, ठीक है। तो इधर मैंने एक स्लाइड रखी हुई है, कोडेक्स, बहुत सारे कोडेक्स हैं दुनिया के अंदर, ठीक है। अगर आप आज एक ऐसा कोडेक लिखने में कामयाब हो जाते हैं जो सिर्फ 2 किलोबाइट पर सेकंड ही चाहता है, तो आप मिलियनर हो गए, आपकी कंपनी आपके पीछे होगी। ये तो कहते हैं कि स्काइप को बाय करने के पीछे माइक्रोसॉफ्ट की रिक्वायरमेंट ये थी कि स्काइप का कोडेक बहुत अच्छा था या आर्किटेक्चर बहुत अच्छा था, ठीक है। तो G711 जो सा सबसे भारी कोडेक होता है, अगर आपके पास स्लो 56 kbps नेटवर्क है तो आप G711 कोडेक नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। तो आपको कोई और कोडेक यूज़ करना पड़ेगा। अब जो जितनी आप बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट या बिट रेट कम करते जाएंगे, वॉइस क्वालिटी कम होती जाएगी, ठीक है। फिर आप उसके ऊपर म्यूजिक नहीं रन कर सकते, ठीक है ना। आप स्पेस स्टेशन से जो कम्युनिकेशन देखते हैं, आप उसके ऊपर कभी म्यूजिक रन करके देखें तो क्या होगा, ठीक है। अगर आपने इसके बारे में मजीद पढ़ना है तो CCNA वॉइस उर्दू IT अकेडमी पर पढ़ा हुआ है, यू आर मोस्ट वेलकम टू रीड इट। उसके बाद आ गया जी हमारा आखिरी टॉपिक इज कॉल्ड वायरलेस। हु डोंट लाइक वायरलेस, वी ऑल लव वायरलेस, ठीक है। अगले दिन मुझे एक रेस्टोरेंट जाने का मौका मिला तो वहाँ पे एक पिक्चर लगी हुई थी
होम इज़ वेयर योर वायरलेस कनेक्ट्स ऑटोमेटिकली। ठीक है, सो कन्वीनियंस है, मोबिलिटी है, कनेक्टिविटी है, ईज़ ऑफ यूज़ है। ठीक है, वाईफाई जो सा है जिसे हम वीफी मजाक में कहते हैं, IEEE 802.11 स्टैंडर्ड है। हमने CCNA के अंदर बहुत डिटेल में वाईफाई के सेल डिज़ाइन तक देखे थे। ठीक है, 802.11n और 802.11ac इज़ द लेटेस्ट स्टैंडर्ड जो आपको फास्ट कनेक्टिविटी देता है। ठीक है, वाईफाई से आप एक और स्टेप लेते हैं तो आपको एक टेक्नोलॉजी मिलती है ब्लूटूथ, जो आपके आईपॉड और कार में स्टीरियो कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती है। 2400 के करीब 2400 मेगाहर्ट्ज़ पे काम करती है। अच्छा, इसके अंदर ब्लूटूथ के अंदर डिपेंड अपॉन कौन सा वर्जन ऑफ ब्लूटूथ है आपके पास डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं। ब्लूटूथ 3.0 25 Mbps देता था, 4.0 25 Mbps देता था, मगर 200 फीट तक एक्सटेंड कर जाता था। ठीक है, और फिर ब्लूटूथ 5.0 50 Mbps देता है, 800 फीट तक एक्सटेंड कर जाता है। अभी मैंने सुनने में आ रहा है कुछ डिफेंस सर्विसेज जो सी इस तरह की एडवांस ब्लूटूथ टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रही हैं। ठीक है, क्या करती हैं मुझे नहीं पता। ठीक है, उसके बाद आ जाता है वाईमैक्स। आप लोगों ने जो पाकिस्तान में है उन्होंने ज़रूर नाम सुना होगा वाईमैक्स का। वाईमैक्स इज़ अ फास्ट वेब सर्फिंग विदाउट कनेक्टेड टू द केबल DSL। ठीक है, GSM और वाईफाई के बीच में बैठता है, इसलिए मैंने आपको ये डायग्राम दिखाई है कि कहाँ वाईफाई है। वाईफाई की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, मोबिलिटी कम है, घर के अंदर हो गया, मोहल्ले में चले गए। वाईमैक की मोबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, बल्कि इसको मोबिलिटी टेस्ट भी इन्होंने पास कर लिया था कि 120 माइल्स पर सेकंड के ऊपर अगर गाड़ी ट्रैवल कर रही है तो ये वाईमैक कनेक्टिविटी मेंटेन रहती है। ठीक है, मगर इट्स नॉट एज गुड एज GSM। ठीक है, मगर GSM में मोबिलिटी तो बहुत ज़्यादा, दुनिया में जहाँ मर्जी चले जाओ, मगर स्पीड आपके पास गिरती जाती है। ठीक है, तो ये सॉर्ट ऑफ इन द मिडल बैठता है। उसके बाद आपके पास एक टेक्नोलॉजी आ जाती है स्प्रेड स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये तमाम वायरलेस टेक्नोलॉजी काम कर रही होती है। यूज टू मॉड्यूलेट द इंफॉर्मेशन इनटू अ मैनेजेबल बिट्स दैट आर सेंड ओवर द एयर वायरलेसली। कि वायरलेसली आपने जो है स्प्रेड स्पेक्ट्रम यूज़ करते हैं, आपके पास एक सॉर्ट ऑफ बैंडविड्थ आप कह लो होती है, और आप उसके ऊपर सिग्नल अपने सेंड कर रहे होते हैं। उसके लिए दो किस्म की टेक्निक्स होती हैं। डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम के आप डायरेक्ट सीक्वेंस आप उसी पे भेज रहे हो। ठीक है, परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, स्पीड बहुत ज़्यादा मिल जाती है आपको, मगर अगर रास्ते में किसी और ने भी उसी फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल भेजने शुरू कर दिया, आपके लिए मसला हो जाता है। उसके लिए एक और अल्टरनेट सोल्यूशन इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम। ठीक है, फ्रीक्वेंसी होपिंग के अपनी फ्रीक्वेंसी हॉप करता रहता है। ठीक है, कोई यहाँ पे भेज दिया, कुछ इस पे कुछ इस पे कुछ इस पे, इंटरफेरेंस नहीं होती, मगर स्पीड इतनी अच्छी नहीं होती जितनी डायरेक्ट स्प्रेड स्पेक्ट्रम की होती है। इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा, बुक में भी है, मैं थोड़ा सा और रिसर्च कर लीजिएगा। ठीक है, इसके साथ OFDM वगैरह भी, मॉड्यूलेशन, डी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी डिवीजन, मल्टीप्लेक्सिंग, ये सारी चीज़ें एक दफ़ा नज़र मार लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है वायरलेस सिक्योरिटी। ज़ाहिर वायरलेस पढ़ी है, CISS भी पढ़ रहे हैं तो सिक्योरिटी भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, वायरलेस जो है बेस्ड ऑन ओपन सिस्टम अथेंटिकेशन है। डिफ़ॉल्ट 802.11 अथेंटिकेशन रिक्वेस्ट भेजता है, स्टेशन ID भेजता है यूज़र, और अथेंटिकेशन रिस्पॉन्स आता है सक्सेस और फेलियर के साथ। और इसके अंदर एक प्रोटोकॉल यूज़ होता है वेब के अंदर बहुत सारे फ्लॉज थे, हैकेबल है, मिनटों सेकंडों में हो जाता है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक टूल है तो आप वेब को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, एयर क्रैक NG जो सा इज़ द बेस्ट वन। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर वेब की रीज़न क्या थी कि इनिशियलाइजेशन वेक्टर इतनी ज़्यादा रेंडमाइजेशन नहीं देता, इस वजह से। तो उसके बाद हम लोगों ने उसके अल्टरनेट सोल्यूशन निकाली है, जिसके बारे में जिसको हम कहते हैं वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, WPA और WPA2। WPA2 जो सा है बहुत लेटेस्ट है, 802.11i, जिसमें AES इंक्रिप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वायरलेस के लिए आपके पास एक तो शेयर्ड की होती है, प्री शेयर्ड की, डिजिटल सर्टिफिकेट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, और डिफरेंट किस्म की अथेंटिकेशन 802.11x 802.1x 1x यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एडहॉक टाइप वायरलेस कनेक्टिविटी क्या है कि दो पीसीज आपस में कनेक्ट हो रहे हैं डायरेक्टली, आपको वाईफाई की ज़रूरत नहीं है, आप विंडोज़ के अंदर नेटवर्किंग के अंदर जाएं तो आपको मिल जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मोड के आपके पास एक वायरलेस लैन कंट्रोलर है, सेंट्रलाइज लैन कंट्रोलर है, और आपने अपनी कंपनी के अंदर वायरलेस APs लगा दिए हैं और वो लोगों को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब आप इस पूरी कनेक्टिविटी को बैक एंड पे आप कहते हो जी ये लैपटॉप है, इस पे ये डिजिटल सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ये अपने एक्टिव डायरेक्टरी का यूज़र ने पासवर्ड डाले तो हम अथेंटिकेट करेंगे, उसके बगैर नहीं है। डिजिटल सर्टिफिकेट भी हो गया, AD भी हो गया, बेस्ट वायरलेस हो गया। फिर इसके बीच में आपने वायरलेस के बीच में थोड़े से IDS भी लगा दिए जो अपने इर्द गिर्द के तमाम वायरलेस के हालात मालूम करते हैं कि अगर मैं एक SSID दे रहा हूँ, UITA ट्रांसमिट कर रहा हूँ। ठीक है, एक SSID क्या होती है? SSID क्या होती है? सर्विस सेट आइडेंटिफायर। ठीक है, ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, और अगर मैं यहाँ पे एक AP ला के यही SSID ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दूँ तो ये IDS आइडेंटिफाई कर लेगा कि इस AP को मैं जानता नहीं हूँ, मगर ये तुम्हारी वाली SSID ट्रांसमिट कर रही है। तो फिर वो नेटवर्क एडमिन जाके वहाँ से आइडेंटिफाई करेगा अगर ये मेरी बिल्डिंग के अंदर है तो क्या है ये। ठीक है, तो
फिर उसके बाद WPA2 के अंदर एक अटैक जो सा है किसी ने आइडेंटिफाई किया विच इज़ कॉल्ड होल 196 मास गार्डिंग इन एज एन AP। तो वो एक्चुअली आपकी कीज़ वगैरह को डिस्टर्ब नहीं करता, वो एक्चुअली आपको एज अ AP मास गार्ड कर रहा होता है कि अपने आपके नाम पे जो SSID आप डाल रहे हो वही SSID ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है। तो यूज़र एक्चुअली उसके साथ अथेंटिकेट होकर अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल देता है। ठीक है, जिस तरह यूज़र नेम पासवर्ड डालता है ये आपका यूज़र नेम पासवर्ड लेके पिगी बैक कर लेता है नेटवर्क के ऊपर और आपकी ट्रैफिक उससे जारी होती है। उसके लिए एक AP जो सी मार्केट में आती है जिसे हम कहते हैं पाइनएप्पल AP। ठीक है, $199 की मिलती है, आप ख़रीद के जहाँ मर्जी जाएँ पूरी दुनिया के वायरलेस नेटवर्क को, जो कॉफ़ी शॉप्स के नेटवर्क हैं या मुफ्त वाले हैं, सारे नेटवर्क को हैक करके लोगों की ट्रैफिक जो सी अपने नेटवर्क से गुजारते रहें। ठीक है, ऐसा होता है, हो सकता है, टेस्ट भी किया हम लोगों ने। हम जब भी कहीं पेनिट्रेशन टेस्ट करवाते हैं तो सबसे पहले ये टेस्ट करवाते हैं टू मेक श्योर कि हमारी नेटवर्क की टीम को पता है या नहीं। ठीक है, ये टॉप 10 वर्ल्ड विद वाईफाई यूज़र सेट। हम लोग कहीं कैटेगरी में नहीं आ रहे। ठीक है, स्पेशली एशिया। ठीक है, ये पता नहीं क्यों काउंट क्या है, मुझे नहीं पता, ये सोर्स है JI वायर, देख लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है WPA के अगेंस्ट सॉरी, अच्छा मैंने नाश्ता नहीं किया, इस वजह से मेरा गला जो है वो खुश्क हो गया। चलें, आखिरी स्लाइड है मेरे ख्याल में। अच्छा, तो WPA के अगेंस्ट कुछ अटैक्स हैं। उसके अंदर क्या करता है हैकर कि आपके जो अथेंटिकेशन पैकेट्स हैं उन्हें पकड़ लेता है और उसमें से कोई जो शेयर्ड, अगर प्री शेयर्ड की है उसको क्रैक करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, उसके लिए आपके पास ये टूल्स होने चाहिए। ये सारे के सारे मेटा एक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क में है। बीइंग अ CISSP आपको इनके बारे में पता होना लाजमी नहीं है, मगर इट्स गुड टू नो दैम। ठीक है, वायरलेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट अटैक पार्किंग लॉट अटैक है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपके वायरलेस के जो सिग्नल है वो बिल्डिंग से बहुत ज़्यादा बाहर ना जा रहे हैं। ठीक है सर, SSID आइडेंटिफायर फ्लॉ। ठीक है, SSID एक्सप्रेस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है, हैकर जो है वो फाइंड आउट कर लेगा। मैक एड्रेस बेस्ड सिक्योरिटी लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, स्पूफ हो जाएगा। ठीक है, वेब क्रैकिंग, वेब कभी भी नहीं यूज़ करना। तो 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर्ड सीक्रेट की अगर यूज़ कर रहे हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, और कहीं लिखी भी नहीं होनी चाहिए। अगर WEP यूज़ करें तो फ़ौरन बंद कर दें, WPA होने चाहिए। कोई AP स्टैंडर्ड पासवर्ड्स नहीं यूज़ होने चाहिए। ठीक है, और वायरलेस जो सी वो ब्लीड नहीं होनी चाहिए। मैक बेस्ड अथेंटिकेशन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट कैन ऐड एन एक्स्ट्रा लेयर बट इट्स नो यूज़। SSID हाइड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक्सीडेंटल कनेक्शन से आप बचा सकते हो। SSID अगर कोई चाहता है आपको फाइंड आउट करना तो इट्स नॉट अ बिग डील। आप ये टूल चलाएंगे, इनमें सारे कुछ पकड़ के ले आएंगे, क्योंकि SSI वायरलेस टेक्नोलॉजी ऐसी है कि उसने ब्रॉडकास्ट करना है इन ऑर्डर फॉर समबडी टू कनेक्ट टू इट। वंस अगेन उर्दू IT क्विज इंजन आप लोगों के लिए है, urduitacademy.com/quiz, और ज़रूर क्विज अटेंड कीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने काफ़ी कुछ कर लिया। मेरे ख्याल में हम ओपन सिस्टम अथेंटिकेशन तक पढ़ लिया हम लोगों ने। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हो गया, क्रिप्टो एंड यूज़ ऑफ मेन्यू कम्युनिकेशन सिस्टम, और ये मेरे ख्याल में हम अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो बड़ी स्पीड से हम इस पर ट्रैवल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम बहुत जल्दी ख़त्म कर लेंगे। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।